हेलो दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीजर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10th का साइंस चैप्टर 1 का पार्ट 2। चैप्टर 1 का पार्ट 1 जो है मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। उसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया था, कुछ समीकरण दिए थे उसको संतुलित करने के लिए। ये थे सारे समीकरण जो मैंने होमवर्क में दिए थे। इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके और प्रैक्टिस करिए अच्छे से। और आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अभिक्रिया तो पता ही है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन एग्जाम में पूछता है संयोजन अभिक्रिया क्या है और इसके उदाहरण लिखिए। तो संयोजन में नाम से ही क्लियर है कि संयोजन अभिक्रिया का मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाएं और एक पदार्थ का निर्माण करें। यानी दो या दो से अधिक अभिकारक ही मिलते हैं तब उत्पाद बनता है। तो एक उत्पाद का निर्माण करने वाले अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है अमोनिया गैस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड है, एसिड है। तो ये दोनों अभिकारक हैं और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद जो कि क्या है, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। कोयले का दहन का एग्जाम्पल इसमें क्या है, कार्बन है एक अभिकारक और ऑक्सीजन है दूसरा अभिकारक। दो अभिकारक मिलकर क्या कर रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। तो संयोजन हो रहा है, संयोजन मतलब मिलना। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। चाहे वियोजन अभिक्रिया कहें चाहे अपघटन अभिक्रिया कहें, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इसमें क्या हो रहा है, दो अभिकारक मिलके एक हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक किसी बाह्य कारक यानी किसी वजह से, किसी कारण से या किसी चीज की वजह से वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो वही लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव से लघु यौगिकों मतलब छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन और अपघटन का दोनों का मतलब ही होता है टूटना। तो इसका उल्टा, इसमें जुड़ता है दो अभिकारक और इसमें एक अभिकारक टूटता है। लेकिन ये जो टूटने के बाह्य कारक हैं ये कई सारे होते हैं। उसी के आधार पर इसको तीन भाग में बांटा गया है। वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटा गया है। पहला अभिक्रिया है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन का मतलब क्या होता है कि उष्मा एक बाह्य कारक है जिसकी वजह से एक पदार्थ क्या हो जाएगा, लघु अपघटकों में टूट जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, उष्मा के कारण यौगिकों के अपघटन को उष्मीय अपघटन कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो है टूट जाएगा, किसकी वजह से टूटेगा, उष्मा के कारण, उष्मीय अपघटन के कारण। और टूट कर क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक पदार्थ टूट कर दो पदार्थ बना रहे हैं, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। और वियोजन अभिक्रिया किसके कारण हो रहा है, उष्मा के कारण। तो उष्मीय वियोजन, इसको उष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं, उष्मीय अपघटन भी बोल सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा भाग है प्रकाश अपघटन। पहला था उष्मीय अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन। तो उसमें उष्मा के कारण जो है वो अपघटित हो रहा था एक पदार्थ दो पदार्थों में। यहाँ भी एक पदार्थ दो पदार्थों में या एक अभिकारक दो उत्पादों में विघटित होगा, लेकिन उसका कारण उष्मा नहीं, उसका कारण क्या होगा, प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के कारण यौगिकों का वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन। इसका एग्जाम्पल देखो, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये एक अभिकारक है। सूर्य के प्रकाश के कारण ये क्या हो जाता है, दो भागों में टूट जाता है, जिसमें एक सिल्वर होता है और एक क्लोराइड होता है। सिल्वर जो है सॉलिड है और क्लोराइड जो है गैस है। उसी प्रकार लास्ट विद्युत अपघटन। तो जैसे उष्मा के कारण टूट रहा है, जैसे
प्रकाश के कारण टूट रहा है, उसी प्रकार विद्युत के कारण भी एक अभिकारक दो उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कि जल 2H2O जल है, विद्युत अपघटन कराते हैं। अब जैसे कि इसमें जलीय विलयन लेना पड़ता है, विद्युत अपघटन कराने के लिए जलीय विलयन लेना पड़ता है, क्योंकि उसमें दो छड़ें होती हैं, एक होती है कैथोड, एक होती है एनोड, और उसमें करंट प्रवाहित कराने पर वो क्या हो जाता है, जिस चीज़ का वो विलयन होता है, जिस यौगिक का वो विलयन होता है, वो यौगिक के अणु क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटकर पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है का रूप धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखो जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। उसी तरह यहाँ पोटेशियम क्लोराइड है, इसका विलयन बनाएंगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो टूट के क्या बना देगा, पोटेशियम और क्लोराइड अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, अब तक हम लोग दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़े, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, दूसरे यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह पर जाकर उससे जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल इसके बाद में आएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि एक तत्व जो अधिक क्रियाशील है वो दूसरे यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को हटाकर वहाँ पर खुद उससे उस यौगिक में जुड़ जाता है। ये दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है, एकल जिसमें एक तत्व विस्थापित होता है, और द्विविस्थापन जिसमें दो तत्व या परस्पर प्रतिस्थापन होता है। जैसे कि आप देखो एग्जाम्पल, आयरन जो है कापर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो आयरन कापर को क्या कर देता है, कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। अब ये आयरन है, ये एक तत्व है, अब ये कापर सल्फेट का विलयन है, इस विलयन में कापर जो है कम क्रियाशील है, तो ये अधिक क्रियाशील तत्व इसको क्या कर देगा, हटा देगा और वहाँ पर खुद आ जाएगा, तो बना लेगा फिर आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर चला जाएगा। तो ये एक तरह से विस्थापित किया। विस्थापित करना मतलब क्या, उसकी जगह, किसी की जगह पर खुद को बिठा देना। उसी तरह जिंक और लेड, जैसे आयरन जो है कापर को हटा दिया क्योंकि आयरन कापर से ज़्यादा क्रियाशील है, उसी तरह जिंक और लेड भी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। जिंक और लेड भी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और वो भी कापर को क्या कर देते हैं, कापर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देते हैं। इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एक तत्व ही विस्थापित हो रहा है। ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, नाम से क्लियर है, दो, इसमें क्या होता है, दो यौगिक होंगे। इसमें देखो एक ही यौगिक दिख रहा है आपको। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक होंगे तो दो तत्व होगा और दोनों तत्व क्या कर लेते हैं, आपस में परस्पर विनिमय कर लेते हैं। इसका तत्व इस यौगिक से जुड़ जाएगा, इसका तत्व इस यौगिक से जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल से देखो, सोडियम सल्फेट एक यौगिक, बेरियम क्लोराइड दूसरा यौगिक। इसमें जो तत्व है सोडियम, इसमें तत्व है क्या, बेरियम। बेरियम आ जाएगा इधर और सोडियम चला जाएगा इधर, तो द्विविस्थापन हो जा रहा है। तो बेरियम सल्फेट बना लिया और सोडियम क्लोराइड बना लिया, इसीलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो यौगिक होते हैं, दोनों यौगिक के तत्व, इसमें ऐसा नहीं है कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील, ये बस क्या करते हैं, दो यौगिक हैं, दोनों टूटेंगे प्लस माइनस में, तो इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ जाएगा। इसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो उदाहरण से याद रखो, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे भी सिल्वर जो है आपका क्या है, तत्व है, और पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम क्या है, तत्व है, तो पोटेशियम इधर आ जा रहा है, KNO3 बना दे रहा है और सिल्वर क्लोराइड के साथ मिल जा रहा है। तो एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से समझ लो। अगर सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया एग्जाम में पूछेगा तो इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल उठा के, यानी इन चारों पांचों में से कोई एक उदाहरण यहाँ लिख सकते हो। ठीक है। फोर्थ है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, यानी
वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, यानी ऊष्मा रिलीज होती है, ठीक है, या ऊष्मा निकलती है, उसे हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ग्रेफाइट एक अधातु है जिसको जलाने पर, ऑक्सीजन है ना, तो ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा। ऊष्मा कितनी निकलती है, 94 किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है। उसी प्रकार ऊष्मा शोषी, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती नहीं है बल्कि ऊष्मा देनी पड़ती है उस अभिक्रिया को कराने के लिए। समझ आ गई। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, शोषी मतलब सोखने वाली, यानी जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों में क्रिया अगर कराना है तो हमें 45 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। उसी प्रकार कार्बन और सल्फाइड का अगर रिएक्शन कराना है, अभिक्रिया करानी है, तो हमें 20,000 कैलोरी जो है ऊष्मा देनी पड़ेगी, तब जाके कार्बन डाइसल्फाइड बनता है। तो यानी ऊष्मा क्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके अभिक्रिया होती है। चैप्टर 1 का पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए चीज़ों को इस चैप्टर के बताए जाएंगे। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।